इंडियन दोस्तों, आज हम लोगों का इंडियन नेशनल मूवमेंट पर ये 5वां लेक्चर होगा। ठीक है, 4 लेक्चर इससे पहले हो चुका है और उन चारों लेक्चरों में हम लोगों ने कवर करा था 1857 के मिलिट्री रिवोल्ट से लेकर 1928 के साइमन कमीशन तक। ठीक है बच्चों, इतना हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब आज हम लोग कवर करेंगे 1928 से 15 अगस्त 1947 तक का हिस्ट्री, मतलब भारत के इंडिपेंडेंस तक। ठीक है, उससे पहले बहुत से स्टूडेंट्स का फीडबैक आया है, कई क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को मैं ले लेता हूं और उसका जवाब देता हूं। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चंस तो काफी आए हैं, 100 से ऊपर, लेकिन कुछ प्रश्न जो है मैं ले रहा हूं और उसका जवाब बच्चों को दे रहा हूं। ठीक है बच्चे, सबसे पहला प्रश्न जो है आया है अब्दुल के तरफ से। उसने पूछा है कि सर, पाकिस्तान प्रपोजल जो है मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कहां रखा? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का जो प्रपोजल था सबसे पहले 1940 के लाहौर के एनुअल सेशन में, मुस्लिम लीग का जो एनुअल सेशन लाहौर में हुआ 1940 में, उसमें सबसे पहली बार जो है मुस्लिम लीग का प्रपोजल रखा गया मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, कई बार ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है। इसके बाद इसके संबंध में और डिटेल्स में बता देता हूं कि सबसे पहले इस ड्राफ्ट को, जो पाकिस्तान का प्रपोजल था, ये ड्राफ्ट जो है तैयार किसने किया था? सिकंदर हयात खान ने। सिकंदर हयात खान ने, जो फिर से ध्यान से सुने, 1940 के लाहौर में जो मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन हुआ था, उसमें पाकिस्तान प्रपोजल को का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, उस ड्राफ्ट को किसने तैयार किया था? सिकंदर हयात खान ने। सिकंदर हयात खान ने, याद रखिएगा बच्चों, सिकंदर हयात खान ने उसको तैयार किया था। ठीक है, और जो उसको सेकंड किया था, मतलब जो समर्थन होता है, एक प्रस्ताव रखता है जो समर्थन करता है, तो इट वाज सेकेंडेड बाय फजलुल हक। इट वाज सेकेंडेड बाय फजलुल हक। ठीक है बच्चे, फजलुल हक सेकेंड किया था उसको। और इसके बाद जो सबसे मुख्य चीज है कि फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, या इसको मैं नोट ही कर देता हूं, ध्यान रखिएगा कि द proposal of Pakistan was introduced first time in 1940 Lahore annual session ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब इसके संबंध में कुछ और प्रश्न। ड्राफ्टेड बाय, इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो इसका ड्राफ्ट क्या था? सिकंदर हयात खान ने। सिकंदर हयात खान ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया। ठीक है, और पेश किया था, इसको पेश किया था फजलुल हक ने, और इसको समर्थन किया था इसका सेकेंडेड बाय खाली जुम्मन। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब इसको पहले के हिस्ट्री से करेक्ट करते हैं तो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट स्टेट की बात, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट स्टेट की बात सबसे पहले किसने की थी? तो सबसे पहले की थी सेपरेट स्टेट, सबसे पहले मुस्लिमों के लिए सेपरेट स्टेट की बात की थी, सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स की बात की थी सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने।
वही मोहम्मद इकबाल जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है जी, उन्हीं मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने की थी। सबसे पहले अलग मुस्लिम राष्ट्र की संकल्पना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। वही मोहम्मद इकबाल जिन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, और पाकिस्तान शब्द, जो पाकिस्तान वर्ड है, पाकिस्तान वर्ड जो है, पाकिस्तान शब्द, इसके निर्माता कौन है? पाकिस्तान शब्द के निर्माता हैं रहमत अली। रहमत अली, रहमत अली, ये पाकिस्तान शब्द के निर्माता हैं रहमत अली। ठीक है, ओवरऑल लेकिन एक चीज ध्यान रखें आप कि पाकिस्तान बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका था? तो मोहम्मद अली जिन्ना का। पाकिस्तान बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका था? तो मोहम्मद अली जिन्ना का था। पाकिस्तान बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल था मोहम्मद अली जिन्ना का। ठीक है बच्चे, तो पाकिस्तान के संबंध में सारी जानकारी आपको मिल गई। और किस प्रकार पाकिस्तान की ओर गए, एक बार जो कम्युनल प्रोविजन सब जो आते गए, जो घटनाएं बनती गई, उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत 1905 के पार्टीशन ऑफ बंगाल से, जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवा दिया सांप्रदायिक आधार पर। ये पहला स्टेप रख दिया पाकिस्तान की ओर। 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल करवा दिया लॉर्ड कर्जन ने कम्युनल ग्राउंड्स पर, ये पहला चरण बढ़ गया पाकिस्तान की ओर। दूसरा है 1906 में बांग्लादेश के ढाका में अंग्रेजों के आशीर्वाद तले सलीमुल्लाह खान, आगा खान और ढाका के बांग्लादेश के नवाब मोहसिन मुल्क ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग की स्थापना की 1906 में बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, दूसरा काम हो गया। शुरू से ही उसका एजेंडा था एंटी कांग्रेस। ठीक है, तीसरा चरण 1909 मॉडले मिंटो सुधार, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स जो अंग्रेजों ने पेश किया, उसमें सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रेट, सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रेट की बात कर दी। मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कर दी। 1909 मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, मुसलमानों के लिए सेपरेट मुस्लिम इलेक्ट्रेट की बात कर दी। सेपरेट इलेक्ट्रेट, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था। ये तीसरा महत्वपूर्ण काम पाकिस्तान बनाने के लिए कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, और आगे बढ़ते गया ये चरण सिलसिला जो है लगातार बढ़ते गया और मुस्लिम लीग जो है इस एजेंडा पर लगातार काम करती गई। ठीक है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जो है ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। खास करके 2-4 डेट्स जरूर ध्यान रखें। एक तो 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 को जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, जब प्रोविंसेज में, प्रांतों में जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि बिना कांग्रेस से सलाह किए हुए ही अंग्रेजों ने भारत को घोषित कर दिया था कि भारत जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सम्मिलित हो रहा है इंग्लैंड के फेवर में। ठीक है जी, तो कांग्रेस को नागवार गुजरा कि खुद हम स्वतंत्र नहीं हैं और दूसरों की स्वतंत्रता की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। और बिना कांग्रेस के नेताओं से विचार विमर्श किए हुए जो अंग्रेजों ने भारत को सम्मिलित कर दिया, उसके विरोध में जितने भी प्रोविंसेज में, जितने जो कांग्रेस की त्याग पत्र दे दिया 22 दिसंबर 1939। और इस डे को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। डिलीवरेंस डे, डिलीवरेंस डे, मुक्ति दिवस। कहने का अर्थ था, मुस्लिम लीग दावा कर रही थी कि जो कांग्रेस जो मुस्लिम के प्रति जो अत्याचार कर रही है, उस अत्याचार से आज हमें मुक्ति मिली है। इससे भी सांप्रदायिक तनाव, इससे भी सांप्रदायिक तनाव। इसके बाद इसके बाद फिर सांप्रदायिक तनाव इससे भी बढ़ गया। इसके बाद फिर अगला घटना हम लेते हैं 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को जो है पाकिस्तान ने डायरेक्ट एक्शन डे,
डायरेक्ट एक्शन डे, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया और इससे जबरदस्त राइट्स हुए। कलकत्ता राइट्स में, कलकत्ता में लाखों लोग मारे गए, ठीक है जी। सोहरावर्दी, मुस्लिम लीग समर्थित सोहरावर्दी की सोहरावर्दी बंगाल का चीफ मिनिस्टर था उसमें, सोहरावर्दी, और उसने आंख मूंद लिया और उसमें जो है लाखों की संख्या में लोग मारे गए, खास करके हिंदू समुदाय के लोग ज्यादा थे। और उसके रिएक्शन में जो है बाकी जगह जो दंगे वगैरह हुए, जैसे बिहार वगैरह में, उसके रिएक्शन में हुए, ठीक है जी। तो 16 अगस्त 1946 जो है ये डायरेक्ट एक्शन डे जो मुस्लिम लीग डिक्लेयर किया, ये भी अहम कदम था पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के निर्माण के लिए मुस्लिम लीग की तरफ से, ठीक है बच्चों। तो ये सब स्टेजेस गया और पढ़ेंगे अभी इस क्रम में जो हम लोग जाएंगे। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगले बच्चे का क्वेश्चन है, अगले बच्चे का प्रश्न है कि सर पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ, क्या ये कांग्रेस की असफलता नहीं थी? बिल्कुल कांग्रेस की असफलता जरूर थी, क्योंकि हमारे नेशनलिज्म का सबसे बड़ी, हमारे नेशनलिज्म की कमी यही रही कि हमारी नेशनलिज्म के पैरेलल में एक मूवमेंट कम्युनलिज्म का भी चला, ठीक है, सांप्रदायिकता का भी चला। शायद हमारे नेता इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर कंट्रोल कर पाते तो स्थिति दूसरी होती और शायद पाकिस्तान का विभाजन, पाकिस्तान अलग देश नहीं बनता, भारत में ही समाहित रहता। तो लेकिन उस समय में जब लाखों लोग एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर आ गए थे, जब सांप्रदायिक हिंसा इतना बढ़ गया था, अपनी सरकार नहीं थी, आज भी अंग्रेज थे देश में, तो ऐसी स्थिति में अब विभाजन के अतिरिक्त तो कोई विकल्प था ही नहीं। अब विभाजन के अतिरिक्त कोई विकल्प था ही नहीं, इसको शुरू में ही काउंटर किया जाना चाहिए था। शुरू में भी जो कांग्रेस जो लॉलीपॉप देती चली गई, ठीक है जी, अगर कम्युनलिज्म को उसी समय फाइट करा होता है, घुटने नहीं टेके होते, जो घुटने नहीं टेके होते तो शायद इतना कम्युनलिज्म नहीं बढ़ता, ठीक है जी। कम्युनलिज्म को हराने का एक ही तरीका है कि उससे लड़ा जाए। कम्युनलिज्म को हराने का ये तरीका नहीं है कि उसको लॉलीपॉप देके और बढ़ाया जाए, ठीक है जी। उसको धीरे धीरे जो है और दे के प्रोत्साहन दे के उसको मान मनोबल करके उसको और उसकी मांग को, नाजायज मांग को मानते हुए वो बढ़ते चले गए हम लोग। और इसका नतीजा हुआ कि बाद में जो मोहम्मद अली जिन्ना के जो एरोगेंस के कारण जो है पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ठीक है, और कोई चारा नहीं रह गया उस समय तक, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 1928 तक हम लोग कर चुके हैं। 1928 में जो है साइमन कमीशन जब आया, साइमन कमीशन क्यों आया था? साइमन कमीशन इस बात की जांच करने के लिए आया था कि भारतीय, जब 1900 बता चुके हैं पहले कि 1927 में साइमन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था और 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत पहुंचा, बंबई बंदरगाह। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज बैठे हुए थे। और क्यों आ रहा था? वो आ रहा था इस बात की जांच करने के लिए कि भारतीय कितने तैयार हैं और फर्दर इंडिपेंडेंस के लिए, इस बात की जांच करने के लिए आ रहा था साइमन कमीशन, ठीक है, कि कितना भारतीय तैयार है, भारतीय कितना तैयार है और फर्दर इंडिपेंडेंस के लिए, इसकी जांच के लिए आ रहा। और उसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था, इसलिए उसका बाइकआउट किया गया। गो बैक साइमन के, जब बंबई बंदरगाह पहुंचा तो गो बैक साइमन के नारे लगाए गए, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए, ठीक है। तो जब साइमन कमीशन ऐसी क्रम में लाहौर भी गई, और लाहौर जब गई तो वहां पर जो है हमारे लाजपत राय के नेतृत्व में उसका विरोध किया गया। उसी लाठी चार्ज में लाजपत राय घायल हो गए और लाजपत राय की कुछ देर बाद मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो है पंजाब में रिवोल्यूशनरी टेररिज्म की शुरुआत हुई। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने जनरल सॉन्डर्स, जिसने आदेश दिया था लाहौर में लाठी चार्ज करने का, उसको गोली मार दिया। 1929 में जो है असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में जो है उन्होंने बम फेंक दिया और बम उसे हार्मलेस था, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। उसमें पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसी समय उन्होंने बम फेंका और भागे नहीं, क्योंकि उन्हें विरोध दिखाना था अपना। और इसी उन्हें पकड़ लिया गया और लाहौर कंस्पिरेसी केस खोल के उन्हें फांसी दे दी गई और उन्हें जो है 1931 में उन्हें हैंग कर दिया गया। 1931 में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, 1931 में ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो उसमें
भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव भी थे, तीनों को फांसी दे दी गई थी। ये सब हम लोग देख चुके हैं। अब इधर देखिए, सबसे पहले जब साइमन कमीशन को नहीं माना, साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ तो अंग्रेजों की तरफ से एक चुनौती दी गई कि भारतीय अगर सहमति से अपना एक संविधान बना के दे दे तो हम उसे मान लेंगे। ये अंग्रेजों की तरफ से चुनौती दी गई। इसके बाद जो है कांग्रेस के नेताओं ने मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक संविधान का प्रारूप, एक ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का फैसला किया और उसको नेहरू रिपोर्ट कहा गया। क्या कहा गया? नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बना। किसकी अध्यक्षता? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट बना। नेहरू रिपोर्ट क्या था? नेहरू रिपोर्ट प्रोटोटाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, एक ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का। और गांधी जी ने ऐलान किया कि इस नेहरू रिपोर्ट को आप जो है 31 दिसंबर 1929 तक एज इट इज आप लागू कर दें, और अगर आप लागू नहीं करेंगे तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करेंगे, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करेंगे। अंग्रेजों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नतीजा, अब सिविल डिसोबीडियंस चालू करने की बात थी। अब 1929 में जो कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ वो हुआ लाहौर में। 1929 में जो कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ वो हुआ लाहौर में, रावी नदी के किनारे, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1929 में एनुअल सेशन, पहली बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का ऐलान किया गया। कंप्लीट इंडिपेंडेंस को कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव बताया गया। कंप्लीट पूर्ण स्वराज की बात की गई पहली बार 1929 के लाहौर एनुअल सेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की थी। कहाँ हुआ था? रावी नदी किनारे। और इसमें 31 दिसंबर 1929 को झंडा भी फहराया गया था और डिसाइड किया गया था कि हर 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे, ठीक है। मतलब 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में झंडा फहराया गया था और ये डिसाइड किया गया था कि हर 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे और झंडा फहराएंगे। क्लियर है? इसके बाद जो है ये सब ऐलान किया गया। इधर 1930 में डिसाइड हुआ, महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम चालू करेंगे। तो 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, याद रखिए डेट, 12 मार्च 1930 को गुजरात के अहमदाबाद के नजदीक साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रही, 78 सत्याग्रही, ठीक है, निकले। कहां के लिए? जाना कहा था उन्हें? गुजरात के डांडी। गुजरात के डांडी, गुजरात का डांडी जो है समुद्र तट पर है, वो भी गुजरात के डांडी तट पर उन्हें जाना था, इसलिए इसे डांडी यात्रा भी कहते हैं। 78 सत्याग्रही के साथ कब चले? 12 मार्च 1930 को, और लगभग 25 दिन के उपरांत पहुंचे वहां, और 6 अप्रैल 1930 को अर्ली मॉर्निंग आवर में डांडी पहुंचकर वहां के समुद्र के पानी से नमक बनाकर जो है नमक कानून को तोड़ा। और ये नमक को क्यों चुना गांधी जी ने? नमक को इसलिए चुना था कि नमक सब यूज करता है और नमक पर अंग्रेजी सरकार बहुत टैक्स लगाती थी, इसलिए बड़ा चालाकी से उन्होंने नमक को चुना। और जो ही नमक कानून को तोड़ा गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को, इसके बाद पूरे देश में जो है लोगों ने सिंबॉलिकल, जहां समुद्र नहीं था वहां लोगों ने मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। ऐसे ही जो है आपके छोटा नागपुर वगैरह के बेल्ट में, ट्राइबल बेल्ट्स में, जंगल में लोग, जंगल फॉरेस्ट लॉज जो अंग्रेजों का था उसका जो है लोगों ने विरोध किया। ईस्टर्न इंडिया में, पूर्वी भारत में लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया, ठीक है। उधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफार खान, जिनके मूवमेंट को खुदाई खिदमतगार संघ भी कहते हैं, खुदाई खिदमतगार संघ, खान अब्दुल गफार खान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पेशावर वगैरह का इलाका,
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रेड शर्ट मूवमेंट चलाया। उनके आंदोलन को खुदाई खिदमतगार संघ भी बोलते हैं और रेड शर्ट लाल कुर्ती आंदोलन रेड शर्ट मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, सीमांत गांधी। उनके नेतृत्व में रेड शर्ट मूवमेंट चला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। इसी प्रकार जो है मद्रास वगैरह के इलाके में सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में चला। इसी प्रकार जो है बैकोम सत्याग्रह वाले फेमस सत्याग्रही पिलक्कन के नेतृत्व में जो है चला आपको केरल वगैरह में सत्याग्रह। इस प्रकार जो है पूरे देश में सत्याग्रह चला और इसका व्यापक असर भी हुआ। इधर 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अंग्रेजों ने आयोजित करवाया लंदन में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित कराया लंदन में। लेकिन चूंकि कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रही थी, इसलिए कांग्रेस ने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब पहला गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में लंदन में हुआ उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। क्लियर है? अब कांग्रेस के बिना रिप्रेजेंटेशन के कुछ होना नहीं था, कुछ हुआ भी नहीं। इसके बाद उस समय वाइसराय थे यहाँ लॉर्ड इरविन ने एक गांधी जी से मीटिंग करा 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता हुआ, जहां गांधी इरविन समझौता इसको बोलते हैं, गांधी इरविन एग्रीमेंट 5 मार्च 1931। पहली बार 1-to-1 बात हुई, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बहुत बड़ी बात थी। अंग्रेजों के वाइसराय से 1-to-1 गांधी जी की बात हुई। इसमें डिसाइड किया गया कि जितने भी जिन पर भी जो भी आंदोलनकारी हैं, जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है, उनको रिहा कर देगी ब्रिटिश सरकार और अपने व्यक्तिगत खपत के इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए आपको नमक बनाने का अधिकार होगा। क्लियर है? इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए आपको नमक बनाने का अधिकार होगा। और गांधी जी ने भी रिक्वेस्ट किया कि जो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी जानी थी उसे रोक दिया जाए, फांसी की सजा को माफ कर दिया जाए। इस पर इरविन सहमत नहीं हुए। इसके बावजूद भी जो है गांधी जी ने डिसाइड किया कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 होना था उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में हुआ, वो गांधी जी कांग्रेस की तरफ से इकलौते रिप्रेजेंटेटिव बन के गए और SS राजपुताना नामक जहाज पर गए और उनके साथ बहुत से लोग थे यहाँ, लेकिन कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव अकेले थे। बहुत से लोग थे जो सहयोग के लिए थे, जैसे JD बिरला थे, घनश्याम दास बिरला, सरोजनी नायडू थी, ठीक है, महादेव देसाई थे। ऐसे ही बहुत से लोग साथ में गए थे उनके SS राजपुताना नामक जहाज से। तो लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ लंदन में, उसमें अंग्रेजों का एजेंडा जो है पहले तो केवल मुसलमानों के लिए था, वो और कम्युनल हो गया एजेंडा उनका। अब उन लोगों ने जो है डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी अलग इलेक्टोरेट बनाने की बात की, एंग्लो इंडियंस के लिए अलग इलेक्टोरेट बनाने की बात की, सिखों के लिए अलग इलेक्टोरेट बनाने की बात की, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए अलग इलेक्टोरेट बनाने की बात की। तो एकदम कम्युनल एजेंडा हो गया उसका। तो गांधी जी जो है वहां से गांधी जी नाराज होकर वापस होकर आ गए। गांधी जो ही भारत पहुंचे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और इन्हें जेल में डाल दिया गया। ठीक है, कहाँ रखा गया इन्हें? पूना के यरवदा जेल में इन्हें रखा गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ फिर से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सबने अवज्ञा आंदोलन फिर से गांधी जी ने यहाँ शुरुआत की और प्रकारांतर से इस प्रकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उसमें रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कम्युनल अवार्ड पेश कर दिया। गांधी जी कहाँ थे? पुणे के यरवदा जेल में, और कम्युनल अवार्ड पेश कर दिया। अब कम्युनल अवार्ड के खिलाफ गांधी जो है फास्ट अनटू डेथ पर चले गए, आमरण अनशन, भूख हड़ताल जो कहते हैं कि इसके खिलाफ भूख हड़ताल चले गए। इसके बाद जो है भारतीय नेताओं पर ही दबाव पड़ा और फिर अंबेडकर और गांधी जी में एक पैक्ट हुआ पूना में। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ पूना में, जिसे पूना समझौता कहा जाता है।
इसमें अंबेडकर जी भी मान गए कि सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रेट नहीं होगा डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, लेकिन उनके लिए जो है गांधी जी सहमत हो गए कि उनके लिए जो है सेंट्रल में भी और प्रोविंसेज में भी जो है लेजिस्लेचर्स में रिजर्वेशंस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा फायदा होगा, जिससे अंग्रेजों के सिस्टम से ज़्यादा फायदा डिप्रेस्ड क्लासेस को होगा। केवल यही होगा कि ज्वाइंट इलेक्टेड होगा, मतलब हिंदू समुदाय का विभाजन नहीं होगा, इलेक्ट्रेट ज्वाइंट होगा और उसी का परिणाम आज का रिजर्वेशन है। ठीक है, उसी एग्रीमेंट का। इसके बाद जो है इधर तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हो गया 1932 में, तो कांग्रेस ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ध्यान रखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुए, लंदन में हुए 1930 में, 1931 में, 1932 में। पहले और तीसरे का कांग्रेस ने बाइकआउट किया, सिर्फ दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया और गांधी जी सिंगल रिप्रेजेंटेटिव बन के पार्टिसिपेट किए। ठीक है, जो भारतीय नेता जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे, अंबेडकर थे और तेज बहादुर सप्रू थे। तेज बहादुर सप्रू और बी आर अम्बेडकर 2 ऐसे नेता भारतीय नेता थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट किया। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसके बाद जो है इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पर 1930, 31 एंड 32 व्हाइट रिपोर्ट पेश हुआ और इसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मुख्य चीज था प्रांतीय स्वायत्ता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रांतों को स्वायत्ता दी गई, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई। ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स प्रोविंसेज में एक टाइप का दे दिया गया, इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से लागू नहीं हो सका उसमें। ठीक है, इसके बाद जो है कांग्रेस ने उसे रिजेक्ट किया था इसे, लेकिन बाद में इसके तहत जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो पार्टिसिपेट करेगी। 1937 में इसके तहत चुनाव हुआ प्रोविंसेज में और उसमें कांग्रेस ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। प्रोविंसेज में अधिकतर प्रोविंसेज में कांग्रेस की सरकार बन गई। लेकिन जब 1 सितंबर 1939 को 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि भारत भी जो है इंग्लैंड के साथ है, जर्मनी और नाजी और फासी ताकतों के खिलाफ। इससे जो है भारत खुद एक जो है गुलाम देश था और दूसरे की स्वतंत्रता के संघर्ष में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता था। फिर भी गांधी जी वगैरह को, कांग्रेस के नेताओं को सहानुभूति थी और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हमें स्वतंत्र कर दो, आप स्वतंत्र कर दो और फिर हम आप पार्टिसिपेट करेंगे, लड़ाई में आपका पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है, तो इस पर तैयार अंग्रेज नहीं हुए और इसके खिलाफ जो है 22 दिसंबर 1939 को जो है जितने भी मिनिस्ट्री थी कांग्रेस की प्रोविंसेज में, सबने रिजाइन कर दिया और इस डे को मुस्लिम लीग ने डिलीवरेंस डे के रूप में मनाया, मुक्ति दिवस। इससे कम्युनल टेंशन बढ़ा, सांप्रदायिकता बढ़ा। ठीक है, इसके बाद जो है ये जो दबाव था इधर जो है जापान वगैरह भी जो है बहुत, जब जापान ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो जापान बहुत जल्दी ही जो है पूरा जितना भी इंग्लैंड का, फ्रांस का, अमेरिका के जो भी कॉलोनी था एशिया वगैरह में, सब पर जापान ने कब्जा कर लिया एक्सेप्ट भारत। केवल भारत बचा हुआ था, बाकी सब कब्जा कर लिया और एकदम बर्मा के मुहाने तक पहुंच गया था। ठीक है जी, इसके बाद जो है भारतीय नेता जो है विद्रोह न कर दे, यहाँ भारतीय जनता जो है विद्रोह न कर दे नेताओं के भाषण के बाद, तो इसलिए एक लॉलीपॉप टाइप का अंग्रेजों ने दिया कि चीज जो कहा गया अगस्त प्रपोजल। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रपोजल डिक्लेयर किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा डिक्लेयर किया गया अगस्त ऑफर, 8 अगस्त 1940। अगस्त ऑफर में बात किया गया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है
उसका एक्सपेंशन होगा और अधिक इंडियन मेंबर्स वगैरह सम्मिलित किए जाएंगे और युद्ध के बाद जो है मेनली इंडियंस द्वारा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स की दिशा में बढ़ेंगे। इस सब की ढंग की बात की गई थी, लेकिन युद्ध के बाद का ही मैक्सिमम चीज था, डोमिनियन स्टेटस वगैरह की बात भी की गई थी। तो इससे इंडियन नेशनलिस्ट जो है संतुष्ट नहीं हुए और बेसिकली जो है ये अगस्त ऑफर जो आया था जब 1940 में एनुअल सेशन हुआ था कांग्रेस का रामगढ़ में, रामगढ़ झारखंड में, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में हुआ था और उसमें कांग्रेस ने प्रपोजल रखा था कि अगर एक इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट अगर अंग्रेज स्टैब्लिश कर दे तो युद्ध में सहयोग करने के लिए कांग्रेस तैयार है। इसके बाद ही जो है ये अगस्त प्रपोजल आया था, लेकिन अगस्त प्रपोजल से जो सेटिस्फाइड नहीं हुए इंडियन नेशनलिस्ट। और इधर जो है जापान लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा था और तो उधर जो है रूस का, अमेरिका का, इस सब का बहुत दबाव पड़ा ग्रेट ब्रिटेन कि भाई कुछ करो, भारतीय नेताओं को मनाओ, भारत में अगर बिगड़ जाएगा खेत तो परेशानी में पड़ जाओगे। इसके बाद जो है क्रिप्स को भेजा गया, क्रिप्स को भेजा गया भारत, क्रिप्स मिशन जिसको कहते हैं 1942 में आया, 1942 में आया क्रिप्स मिशन। ठीक है बच्चों, 1942 में आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का भी प्रपोजल था कि युद्ध के बाद जो है हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, युद्ध के बाद जो है डोमिनियन स्टेटस देंगे और इससे भारतीय नेता जो है संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जापान जो एकदम आ गया था, बर्मा तक पहुंच गया था, कभी भी भारत जो है जापानियों के कब्जे में चला गया। तो नेता बहुत घबराए हुए, हमारे गांधी जी बहुत घबराए हुए। गांधी जी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, क्रिप्स का जो प्रपोजल है ये पोस्ट डेटेड चेक है और वो भी ऐसे बैंक से लेना है जो खुद गिर रहा है, मतलब ऐसा चेक जिसको भविष्य में कैश करना है और ऐसे बैंक से कैश करना है जो खुद डगमगा रहा है। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन से संतुष्ट नहीं हुए नेशनलिस्ट और क्रिप्स मिशन को वापस जाना पड़ा और 8 अगस्त 1942 को बंबई के 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के क्रांति मैदान से जो है गांधी जी ने नारा दे दिया क्विट इंडिया का, क्विट इंडिया का, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उसी में नारा एक और उन्होंने दिया डू और डाई, करो या मरो, करो या मरो। 9 अगस्त को जो है गांधी सहित जितने भी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप थी सबको अरेस्ट कर लिया गया। 9 अगस्त 8 अगस्त को गांधी जी नारा दिया क्विट इंडिया, मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू और डाई, करो या मरो। और 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के जितने भी सीनियर मोस्ट लीडर्स थे सबको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। मतलब ये आंदोलन लगभग लीडरलेस हो गया, इसलिए इसको लीडरलेस मूवमेंट कहते हैं, बिना नेता का। ठीक है जी, लीडरलेस, आम जनता लगी, गांवों में कस्बों में आम जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है जी, कुछ क्रांतिकारी नेता इसी समय उभरे जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली। फिर से नाम दोहराओ दो एक बार, 1942 के मूवमेंट में ही उभार हुआ इन महान नेताओं का, इन क्रांतिकारी नेताओं का, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ठीक, अरुणा आसफ अली। और सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम किया उषा मेहता ने, एक भूमिगत रेडियो स्टेशन बनाया आंदोलनकारियों की आवाज को बुलंद करने के लिए। उषा मेहता के नेतृत्व में रेडियो चैनल अपना स्टैब्लिश किया गया। ठीक है जी, उषा मेहता, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उषा मेहता के नेतृत्व में जो है रेडियो चैनल अपना स्टैब्लिश किया गया भूमिगत आंदोलन को आवाज देने के लिए, जो बहुत बड़ा एक काम था इस आंदोलन के दौरान। 1942 को मूवमेंट का असर अगर आप अवलोकन करें आप, तो कई जगह पैरेलल गवर्नमेंट्स क्रांतिकारी बनाने में सफल हो गए। जैसे बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक पैरेलल गवर्नमेंट बना दिया गया बलिया में 1942 में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया यूपी में बना दिया गया। यही नहीं, महाराष्ट्र के सतारा में भी पैरेलल गवर्नमेंट चला कुछ दिन। बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार बना लिया लोगों ने, नाम था उसका जातीय सरकार, बंगाल के मिदनापुर जातीय सरकार। तो ये सब पैरेलल गवर्नमेंट्स भी 1942 आंदोलन का बनाया गया। और इस आंदोलन को अंग्रेजों ने दबाने के लिए जो हेलीकॉप्टर से बम बरसाए, गांव का गांव आग लगा दिया, अब बहुत जुल्म किया, हजारों लोग मारे गए। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया कि अब उनका जाना पक्का था, क्योंकि भारतीय जाग चुके हैं।
इस आंदोलन ने पक्का कर दिया, बिना नेतृत्व का, बिना लीडर्स का जो विरोध किया है कि जनता ने, ये अंग्रेजों को इस बात का एहसास करा दिया कि अब जाना तो है ही, अब दिन मुकर्रर करना बाकी है कि किस दिन जाओगे, ये बाकी है, ये पक्का हो गया कि आपको जाना तो पड़ेगा ही। ये 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, इसने इस बात को डिसाइड कर दिया। अल्टीमेटली इधर युद्ध 1945, 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला। सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ, इसके बाद जो है उधर चर्चिल की गवर्नमेंट की हार हुई और नया लेबर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। लॉर्ड एटली प्राइम मिनिस्टर बने इंग्लैंड में, लेबर गवर्नमेंट की सरकार बनी। चर्चिल जो कंजर्वेटिव जो पार्टी थी उसकी हार हुई। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट अगर सत्ता में आती तो फिर चर्चिल प्रधानमंत्री होते, लेकिन लेबर पार्टी की सरकार बनी, लॉर्ड एटली प्राइम मिनिस्टर बने इंग्लैंड में, और लेबर पार्टी की सहानुभूति थी भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के प्रति, कंपैरेटिवली कंजर्वेटिव से ज़्यादा थी। और उसने डिसाइड किया, लेबर पार्टी डिसाइड किया कि भारत को स्वतंत्र करना है। इधर स्वतंत्र करना भी था इसलिए चूंकि युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो विश्व की परिस्थितियां थी बदल गई। अब जो है इंग्लैंड सबसे बड़ी ताकत नहीं रहा। अब जो है बड़ी इंग्लैंड का व्यापक नुकसान हुआ था। अब सबसे बड़ी ताकत बनके जो अमेरिका और सोवियत रूस का सबसे बड़ी ताकत बन के उभर के आए विश्व के पटल पर। और उन लोग जो है इंपीरियलिज्म के खिलाफ थे। जितने भी देशों को गुलाम बना रखा था इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह ने, दबाव था उन पर ये लोगों का, रूस का और सोवियत संघ उस समय कहते थे, सोवियत संघ और अमेरिका का, कि आप जो है लोगों को स्वतंत्र करें। और ये लोग जो इंग्लैंड वगैरह के पास ताकत तब खत्म हो गई, ताकत उतनी रही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रवाद, भारत में जो है राष्ट्रवाद का उदय हो गया। भारत में राष्ट्रवाद जिसके दम पर अंग्रेजों ने इस पूरे भारत को गुलाम बनाया, उसमें दरार, उसमें राष्ट्रीयता आ गई। सिविल सर्वेंट में, ब्यूरोक्रेसी में भी इंडियंस का बहुत प्रवेश हो गया और उनमें भी राष्ट्रवाद आ गया था। तो ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ा एलिमेंट था, ठीक है। मिलिट्री, अब जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो भारतीय फौज जो लड़ी है, तो दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के खिलाफ जो भाषणबाजी करते थे, तुमने ऐसे अन्याय किया, तुमने अपना शोषण ऐसे किया, तो जो भारतीय सैनिक थे वो दोनों के बात को सही लेते थे। अंग्रेजों को जो गाली देता था उधर जर्मन ग्रुप सब, इटली ग्रुप सब, जापान ग्रुप सब, उसको भी सही लगता था, हमारे इंडियंस को भी सही लगता था। तो अंग्रेजों का नेचर भी समझ गए थे वो। और विश्व स्तर में क्या होता है, राष्ट्रवाद वगैरह, इक्वालिटी क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, ये भी इंडियन सोल्जर्स को ज्ञान हो गया था। तो राष्ट्रवाद उत्पन्न, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रवाद उत्पन्न। आइए, भारत के लोगों के द्वारा ही भारत को जीता गया ना, तो उनके में राष्ट्रवाद आ गया। सिविल सर्विस में बहुत से इंडियंस का प्रवेश आ गया, उनमें राष्ट्रवाद आ गया। ये सब सारे फैक्टर्स हो गए, ये सब सारे फैक्टर्स ऐसे हो गए कि अब उनके पास कोई चारा नहीं था, जाना ही था। अब इधर 1945 में जो है लॉर्ड वेवल वाइसराय बन के आए, तो वेवल प्लान पेश किया गया। वेवल प्लान को जो है शिमला कॉन्फ्रेंस में रखा गया। वेवल प्लान को शिमला कॉन्फ्रेंस रखा गया, इसमें भी डोमिनियन स्टेटस वगैरह की बात की गई थी। वैसे वेवल प्लान मोटे तौर पर कांग्रेस को बहुत हद तक संतुष्ट थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध कर दिया। वेवल प्लान भी कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सका। इसके बाद जो है जब भी लेबर पार्टी की जब सरकार बनी तो भेजा गया, उसमें पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए गए, और कैबिनेट मिशन को भेजा गया भारत। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस उसके चेयरमैन थे, और एलेक्जेंडर और 1942 वाले जो क्रिप्स थे वो भी मेंबर बनाए गए। 3 मेंबर थे। पैथिक लॉरेंस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो अध्यक्ष हुए इस कमीशन के, और बाकी 2 मेंबर थे। पैथिक लॉरेंस के अलावा 2 बाकी जो मेंबर थे वो थे एलेक्जेंडर और क्रिप्स, जो 1942 क्रिप्स मिशन वाले क्रिप्स आए थे। ये तीनों मेंबर आए थे कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के तहत ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन, हमारे देश में जो संविधान सभा का गठन हुआ,
वो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के तहत ही हुआ। जब लेबर पार्टी की सरकार आई तो भारत में भी चुनाव करवाई और प्रांतों में भारत में भी चुनाव हुआ और प्रोविंसेज में जो गवर्नमेंट बना, प्रोविंसेज में जो इलेक्शंस हुआ, वही उन्हीं मेंबर्स ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के संविधान सभा के मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया। मतलब क्या सब सीखे कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो गठन हुआ वो किस कमीशन के तहत हुआ? वो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स के तहत ही कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। ठीक है जी। जो प्रोविंसेज में जो इलेक्शन करवाया गया था वही इलेक्टेड मेंबर्स ने चुना था इस मेंबर्स को। और कुछ जो ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स थे राजा, उन लोगों ने कुछ सदस्यों को नॉमिनेट भी किया था इसमें। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और 9 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पोररी चेयरमैन बनाए गए। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946, फिर से दोहरा दो एक बार पॉइंट सब। पहला पॉइंट ध्यान रखिए कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के तहत हुआ। दूसरा, 9 दिसंबर 1946 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी चेयरमैन बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली के पहले परमानेंट चेयरमैन बने। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है इसी के बेसिस पर प्रेम्बल बनाया गया। इसी के बेसिस पर जो है प्रेम्बल बनाया गया। ठीक है। जो प्रेम्बल संविधान में है, जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑब्जर्वेशन में कहा है कि प्रेम्बल इज द की टू ओपन द ब्रेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। अगर संविधान बनाने वालों के दिमाग में प्रवेश करना हो तो चाबी है प्रेम्बल ऑब्जेक्टिव से। पूरा संविधान हमारा प्रेम्बल के इर्द गिर्द घूमता है। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रोड्यूस किया था उसी के तहत प्रेम्बल बना। क्लियर है बच्चे? अब जो है इधर और देखिए आगे हम तो कैबिनेट का ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैबिनेट मिशन के तहत कैसे क्या ये सब हुआ, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ। इधर कंस्टिट्यूएंट असेंबली में पहले मुस्लिम लीग तैयार थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए। बाद में उन लोगों ने मना कर दिया कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में हम प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है जी। और सेपरेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात की। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। उससे पहले पाकिस्तान का प्रपोजल्स बता ही चुके हैं आपको कि 1940 में जो है लाहौर सेशन में जो मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन हुआ उसमें जो है सेपरेट उसमें जो है पाकिस्तान प्रपोजल को पेश किया गया और इसका जो ड्राफ्ट बनाया था किसने बनाया था? सिकंदर हयात खान ने ड्राफ्ट बनाया। फजलुल हक ने इसको पेश किया। ठीक है जी। और खाली जुम्मन ने इसको सेकंड किया है। एक समर्थन होता है ना, खाली जुम्मन ने इसको समर्थन किया। वैसे इसके बाद जो है 1943 में जब कांग्रेस ने जो 8 अगस्त 1942 में जो क्विट इंडिया का नारा दिया था, जबकि मुस्लिम लीग ने 1943 में मुस्लिम लीग ने नारा दिया था अपने कराची से एनुअल सेशन मुस्लिम लीग ने कि डिवाइड एंड क्विट, बांटो और तब भागो, डिवाइड एंड क्विट। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बंबई से क्विट इंडिया का नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उसके विरोध में जो है 1943 में कराची में एनुअल सेशन हुआ मुस्लिम लीग का, 1943 में हुआ कराची में। उसमें क्या दिया नारा मुस्लिम लीग ने? डिवाइड एंड क्विट। मतलब किसी भी तरह जो है इस तरह मोहम्मद अली जिन्ना ने सिचुएशन कर दिया था कि कोई भी सहमति नहीं बन सकती थी।
और इसके बाद जो है जब बाइकआउट करना शुरू किया कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, तो सेपरेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाना पड़ा पाकिस्तान के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन भेजे गए। लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ गवर्नर जनरल बन के आए और जो परतंत्र भारत का, गुलाम भारत का या ब्रिटिश भारत के लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और इंडिपेंडेंट इंडिया के भी पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन आए। लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को उन्होंने माउंटबेटन प्लान पेश किया। माउंटबेटन प्लान पेश किया और इसी माउंटबेटन प्लान के तहत जो है भारत का विभाजन हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इससे पहले कुछ घटनाओं का और जिक्र करना उचित होगा। उधर आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था, लेकिन आज फिर एक बार आज़ाद हिंद फौज दोहरा दें। आज़ाद हिंद फौज, इसको इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं। आज़ाद हिंद फौज के स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी दोनों की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। 1943 में इसी आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया था सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, ठीक है। उन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड्स को कब्जा करके सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी ने उसको नाम दिया, क्या नाम दिया? शहीद और स्वराज। अंडमान निकोबार आइलैंड्स का नाम दिया क्या? शहीद और स्वराज, ठीक है। रेजिमेंट्स जो बनाए गए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, उस रेजिमेंट्स के नाम दिए गए गांधी, नेहरू, आजाद और झांसी। सम्मान में 4 बड़े बड़े नेताओं का सुभाष चंद्र बोस ने रेजिमेंट, आजाद हिंद फौज का जो 4 रेजिमेंट बनाया, वो 4 का क्या नाम दिया? गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट, आजाद रेजिमेंट, मौलाना आजाद के नाम पर आजाद रेजिमेंट और झांसी रेजिमेंट, ये 4 रेजिमेंट का नाम दिया, ठीक है जी। आजाद हिंद फौज जो है एकदम बर्मा के मणिपुर में पहुंच गई थी, नागालैंड में पहुंच गई थी और वहां पर जो है वहां से वापस लौटना पड़ा। अंग्रेजों जापानियों की हार होने लगी और ऐसा कहा जाता है कि वापसी में जो है सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हो गया, वैसे इस पर विवाद है और उसमें उनकी मौत हो गई। वैसे ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन है, ठीक है। वैसे राजनीतिक मुद्दा है, विवाद होता रहेगा। एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन है एयर क्रैश में उनकी डेथ हो गई सुभाष चंद्र बोस का, वैसे ये विवादित विषय है, ये मैं दोहराता हूँ, ठीक है। इधर ब्यूरोक्रेसी में तो हिली गई थी, मिलिट्री नेशनलिज्म आ गया था, ये बता चुके हैं। जो बॉम्बे में जो नेवी थी हमारी, उसने स्ट्राइक कर दिया। क्यों? खराब भोजन और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के आधार पर जो भारतीय सैनिकों को सामना करना पड़ता था, उसमें जो है बॉम्बे नेवी शिप ने रिवोल्ट कर दिया। इसके बाद ये कराची में पहुंच गया और वहां पर जो है क्विट इंडिया का नारा भी लिख दिया था और ये आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में जो है नारा वारा भी लगा दिया था बॉम्बे में नेवी ने। कराची में भी फैल गया। इसके बाद जो है सरदार पटेल को, मोहम्मद अली जिन्ना को जाके समझाना बुझाना पड़ा वो, ठीक है। तब ये शांत हुआ। तो अंग्रेज को एहसास हो गया था, ब्यूरोक्रेसी में भी डिस्टेंशन आ गया। नौकरशाही जिसके बल पर, ये IAS के बल पर ही, कलेक्टर के बल पर ही पूरा भारत जीता था, वो कलेक्टर की संख्या में भारतीय ज्यादा घुस गए, आ गए, बन गए और इधर फौज में यही स्थिति हो गई। तो इंडियंस में ओवरऑल नेशनलिज्म डेवलप कर गया था, आपको जाने, ठीक है जी। आजाद हिंद फौज में जो पकड़े गए उसमें 3 प्रमुख जो लीडर्स थे, उसमें पीके सहगल, इंडियन नेशनल आर्मी के 3 प्रमुख लीडर्स पर मुकदमा चला। कहाँ चला? रेड फोर्ट में। कौन कौन थे? पीके सहगल, याद रखिएगा, पीके सहगल, ठीक है। गुरदयाल सिंह ढिल्लों, पीके सहगल, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और शाहजहां खान, ठीक, शाहनवाज, इन तीनों पर जो है रेड फोर्ट में मुकदमा चला। पूरा दिल्ली सड़कों पर आ गया विरोध में, ठीक है जी। और उनको उनके डिफेंस में जो कांग्रेस ने जो लीगल टीम बनाई,
उसके जो लीगल टीम के जो हेड थे वो थे भूला भाई देसाई, और अंसारी, जवाहरलाल नेहरू सब भी वकील थे उस पैनल में। और हेड कौन कर रहे थे लीगल टीम का? भूला भाई देसाई। और इतना दबाव पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तीनों को माफ कर दिया, ठीक है जी। रेड फोर्ट ट्रायल में 1945 में तीनों को रिहा कर दिया गया। तो लगातार घटनाएं देखिए एक क्रम में। 1945 में ये घटनाएं हो गई, INA जो हमारे लीडर्स जो पकड़े गए थे उनको रिहा करना पड़ा। 1946 में जो बॉम्बे ने भी रिवोल्ट कर दिया, कराची ने भी रिवोल्ट कर दिया। तो इधर स्थितियां बन रही थी कि अंग्रेजों को जाना ही था। और अल्टीमेटली जो है कैबिनेट मिशन आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, सब डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद माउंटबेटन साहब आए और 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान, 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन प्लान के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो है विभाजन हुआ। और 14 अगस्त को पाकिस्तान एक अलग देश बन गया और 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्र हुए। 15 अगस्त 1947 तक मोस्ट ऑफ 500 से ज्यादा रियासत थे स्वतंत्र भारत में। मोस्ट ऑफ देम जो है इंडिया में मर्ज कर चुके थे। केवल 4-5 जो है अपने नखरे दिखा रहे थे। एक जम्मू और कश्मीर, दूसरा जूनागढ़, तीसरा हैदराबाद और ट्रावनकोर। ये सब 15 अगस्त 1947 तक नहीं मिले थे, बाकी सारे मिल गए थे। तो बाद में जब कबायली भेष में जो पाकिस्तानी सैनिकों ने जब जम्मू कश्मीर में जब घुसपैठ बना ली, तो जो वहाँ हिंदू राजा हरि सिंह थे वो दिल्ली दौड़े और इसके बाद भारत सरकार ने मदद किया, ठीक है। इसके बाद जम्मू और कश्मीर का विलय भारत में हो गया। लेकिन तब तक पाकिस्तानी कबायलियों ने, पाकिस्तान सैनिकों ने जम्मू कश्मीर का बहुत भाग जो है कब्जा करके रख लिया था अपने पास। और इधर हैदराबाद जो है सबसे, जितने भी रियासत थे उसमें सबसे संपन्न था। हैदराबाद चाह रहा था इंडिपेंडेंट हम रहे, लेकिन वहाँ सरदार पटेल हमारे होम मिनिस्टर थे उस समय इंटरिम गवर्नमेंट में। सरदार पटेल की जाबाजी कहिए, हैदराबाद में सेना भेजकर, सेना का हस्तक्षेप करके जो है वहाँ हैदराबाद को पोजीशन में मिलाया। इसके बाद जो है ये 1948 में हुआ। इसके बाद जो है जूनागढ़ में मुस्लिम रूलर था, वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन जो प्रजा थी, सब्जेक्ट मैक्सिमम हिंदूज थे, उन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करके जूनागढ़ को भी मिलाया। इस प्रकार ट्रावनकोर को भी मिलाया गया। अब जो अभी एक पुर्तगीज का शासन था गोवा में, गोवा डेमन द्वीप पर पुर्तगालियों का कब्जा था और फ्रांसीसियों का पौंडीचेरी। तो पुर्तगाली सबसे लास्ट में गए 1961 में भारत छोड़ के, और फ्रांसीसियों को भी जो है 1-2 साल के भीतर ही स्वतंत्रता के बाद फ्रांसीसी भी चले गए भारत से। तो इस ढंग की स्थिति बनी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को, और भारत एक रिपब्लिक बन गया। इस तरह 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं और 15 अगस्त 1947 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अब ध्यान रखिए 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लागू किया गया। बताया था कि लाहौर जो अधिवेशन हुआ था उसमें 31 दिसंबर 1929 को, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता का पहली बार नारा दिया गया था, तो 31 दिसंबर 1929 को पहली बार लाहौर में झंडा फहराया गया था। और उसी में डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम सेलिब्रेट करेंगे। 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि भारत इंडिपेंडेंट हो गया 15 अगस्त 1947 को। लेकिन 26 जनवरी को जो स्पेशल डे था, 26 जनवरी का को जो स्पेशल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस था, उसको क्रेडिट देने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हुआ उसको इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं और 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जय हिंद बच्चों। और इससे अधिक जो है अगले लेक्चर में हम लोग और नए चीजों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।